नमस्कार। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 510वां वेबिनार है। आज के वक्ता हैं गुजरात के सूरत से डॉक्टर राजेश भाई त्रिवेदी साहब, जो अनेक थेरापी के जानकार हैं, जो आज सफलता के सिद्धांत का सफलता के सोपान का सिद्धांत के बारे में बताएंगे। सफलता के लिए अनुभूत जो टिप्स हैं उनके बारे में वक्तव्य देंगे। तो डॉक्टर राजेश भाई त्रिवेदी साहब से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य अब शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सर। जय धन्वंतरी। जय धन्वंतरी। आप लोग सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। मैं यहाँ पधारे हमारे मुंबई से प्रवीण भाई मिस्त्री का और नीरज भाई खाट, जो अशोक भाई जानी, सभी व्यक्ति को मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक मैंने कुछ अलग चुना है कि आज तक हमारे ग्रुप में आयुर्वेदिक और थेरापी रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम हो चुके हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है ये हमारे जीवन को नया सोपान देने वाला प्रोग्राम होने वाला है। इसमें राष्ट्रीयता का भी एक बात आती है कि हमारी राष्ट्रीयता को कैसे उच्च कक्षा पे ले जाएं। जैसे कि अभी आप सबको जानकारी होगी कि हमारा इंडिया से हम भारत तक तो आ चुके हैं। जो हम पहले के वेबिनार में हम जब हमारी भारतीय के बारे में बात करते थे, तब हमारा मेन मकसद ये भी था कि भाई हमारा इंडिया में और भारत में डिफरेंस क्या है, और वो डिफरेंस हम समझाते थे लोगों को, और वो चीज़ आज हमारी सक्सेस हो गई। वो नाम हमारा भारत जो चाहिए था हमको, वो मिल चुका है। तो हमारी बारी है कि हमारा देश प्रेम आगे बढ़ाए, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। और उसके लिए एक पेंटिंग मुझे मिला है जो 1948 में जो पेंटिंग्स ड्रॉ किया था, 1848 में 1848 में ड्रॉ किया था, और उस टाइम उस पेंटर ने उसकी कल्पना किया था। उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। तो पेंटिंग और ये चीज़ पहले इसलिए वीडियो भी बता दिया कि ये यहाँ पर हम यूट्यूब पे ओनली ऑडियो ही आता है, और या तो फिर पीडीएफ आ सकती है। तो ये दोनों चीज़ में नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो आप सबको पहले बता दिया कि ताकि आपको आगे मैं रेफरेंस इसका दे सकूं कि इस वीडियो में मैंने जो बताया था उसका मतलब क्या था, और आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। सब लोग ग्लास लेके बैठे हैं क्या? पानी का सादा खाली ग्लास? जी बैठे हैं तो मैं एक बढ़िया सा प्रोसेस कराऊंगा। अब जितने लोग बैठे हैं ऐसा हाथ लेके मुझे हाथ खड़ा करके बताए, तो हैंड रेस करके बताए कि कितने लोग हैं। अगर 10 लोग भी 24 है हम टोटल, 10 लोग भी अगर रहेगा तो मैं प्रोसेस कराऊंगा। खूब खूब धन्यवाद। तो आपका जो ग्लास है ऐसे आगे आपके लेफ्ट हैंड में पकड़ लीजिए, ठीक है? 1 मिनट। ये प्रोसेस इसलिए करवा रहा हूं कि आज बहुत कुछ हम जानते हैं, पर ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये प्रोसेस नहीं किया तो आज का हम बहुत कुछ टॉपिक चुक जाने वाले हैं, हम उसको इग्नोर कर जाएंगे। तो ऐसे इस ग्लास को आपके सामने रख दीजिए और अपनी खूब ब्रेन में बहुत सारी नॉलेज भर के रखी है हमने,
तो वो नॉलेज को इस क्लास में खाली करना है। तो ऐसे ऐसे निकालें और इस यहाँ पर खाली करें कि मेरे पास बहुत बहुत बढ़िया नॉलेज है, मैं बहुत ज्ञानी पुरुष हूँ, मैंने इतने इतने सारे, क्योंकि हम लोग 510 वेबिनार आज चल रहा है, तो 510 में तो कितना सारा नॉलेज हमने इकट्ठा किया होगा। तो आज अभी ये वेबिनार के लिए ये पूरा जो ग्लास खाली है उसमें आप इसको इसमें भर के खाली कर दीजिए इसमें नॉलेज, और उसको फिर जो आपके पास मैं बोला था डिश, इसको ढक देना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि चला जाएगा आपके पास ही रहने वाला है। तो ये सब इसमें ऐसे निकाल दीजिए, पूरा गोल घुमा के भी जो भी है, मैंने कुछ भी नेगेटिव भी एनर्जी भरी है वो सब भी निकाल रहा हूँ। मेरे माइंड से जो गुस्सा, द्वेष, किसी के बारे में खराब विचार सरणी, गुस्सा, टेंशन, सब कुछ मैं निकाल रहा हूँ। आज इससे ये भी सीख जाओगे, अगर आपका गुस्सा, टेंशन कुछ निकालना हो तो भी आप ऐसे काली करके आप निकाल सकते हो। फिर ये ग्लास को आप पानी के अंदर बहा देना, ठीक है। तो ये किया आपने सही, अच्छे से बराबर किया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डालो डालो सब, पूरा बहुत भर के रखा है हमने, इतने इतने सब, बहुत इतने सालों में इतने बहुत सारा भरा हुआ है। सब खाली करो कि भाई मैं अभी एकदम प्रिपेयर हूँ इस वेबिनार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसको ढक के उसको साइड पे रख दो, तो आपके पास ही नॉलेज रहने वाला है, कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। धन्यवाद। मजा आया सबको? अभी आप बात कर सकते हैं। यस सर। तो बीच में कहीं आवाज का कोई इश्यू आए या कोई टेक्निकल एरर आए तो प्लीज मित्र साहब आप बता देना। ओके सर। तो आज की तारीख मेरा ये प्रोग्राम कैसे मैंने फिक्स किया, मेरे हाथ में एक पीडीएफ आई थी, जो उस पीडीएफ का मेन मकसद ये था कि यूपीएससी आईसीएस में वो लोग इस सिद्धांत को पढ़ाते हैं, और वो स्टूडेंट मैंने कॉलेज कंप्लीट कर लिया, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, इतना साइंस कंप्लीट किया, मगर आज तक हमने ये बुक्स, ये सिद्धांत हमारे कभी हाथ में नहीं आए थे। तो ये सिद्धांत का नाम है, चलो मैं आपको थोड़ा बजा के देता हूँ। इस थियरी का नाम है ह्यूमनिस्टिक थियरी, जिसको अब्राहम मैस्लो ने लिखा था। अब्राहम मैस्लो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, और वो ब्रुकलिन में उनका जन्म हुआ था, और रशियन और यहूदी के वंशज थे, जिन्होंने सिटी ऑफ कॉलेज न्यूयॉर्क में पढ़ाई लॉ का अभ्यास किया था, और उनके द्वारा ही ये प्रसिद्ध सिद्धांत मानवता के लिए, ह्यूमन नीड्स, ये उन्होंने सिद्धांत दिया था, जो मानव सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। 1954 में ये ह्यूमन नीड्स टेंड टू अरेंज देमसेल्व्स इन हायरार्की प्रॉपर्टीज करके उन्होंने दिया था, और डेड पीपल्स आर मोटिवेटेड 5 बेसिक कैटेगरीज। और बस आज इस 5 कैटेगरी में हमको खेलना है, और बहुत मजा आने वाला है। तो पहला इसमें आता है फिजिकल नीड्स। फिजिकल नीड्स में अब इन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि मानव को, मतलब मानव में जेंट्स, लेडीज, किसी भी देश, किसी भी कहीं पे, कहीं कोई भी कंट्री रहता है, वो कहीं गांव, शहर, कहीं कुछ भी हो, ये सिद्धांत का मतलब ये होता है कि हर जगह पर लागू होता है, तब उसको सिद्धांत के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर ये सिद्धांत के रूप में उन्होंने दिया था पूरी विश्व को। तो उसमें आता है मानव के लिए, हम मनुष्य के लिए बेसिक नीड क्या है,
तो पहला है फूड, दूसरा है वाटर और तीसरी है स्लीप। जो वाटर फूड है वो बायोलॉजिकल नीड है और स्लीप जो है फिजिकल नीड है। और वो जो जब तक हमारी पूरी नहीं होती तब तक हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ता है। आपने बहुत साल पहले कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि एक औरत ने अपनी रोटी के लिए, मतलब भूखी रहती थी तो अपनी रोटी के लिए अपने बच्चे तक को उसने बेच दिया था और अपनी जरूरत पूरा करने के लिए उसने वो कार्य किया था। तब लोगों ने उसका बहुत बुरा स्वाद पेपर में बहुत साल उसके बारे में आया था। उस समय ये नेटवर्क का जमाना नहीं था, इंटरनेट का जमाना था, सिर्फ न्यूज़पेपर में वो चीज आई थी। तो कहने का मतलब है कि ये सिद्धांत इन्होंने 1954 में दे दिया था। मतलब यहाँ पर हम लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने बच्चा सेल कर दिया, पर यहाँ पर उसकी बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए उस लेडीज ने अपना बच्चा बेच के अपना बेसिक नीड कंप्लीट किया था। तो यहाँ पर सबसे बात आज समझना ये है कि जब तक हमारी बेसिक नीड पूरी नहीं होती है तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो बेसिक नीड में फूड होता है, वाटर होता है, स्लीप। अगर कोई दिन एक दो दिन 3 दिन या 4 दिन का जो नींद कोई पूरा नहीं करे तो उसको भी काफी तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, आप सब लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर स्लीप भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, नींद भी बहुत जरूरी है। तो ये पहला सिद्धांत हुआ। सेकंड सिद्धांत आता है जब हमारी खाने पीने की जरूरत पूरी हो जाती है तो हम शेल्टर ढूंढते हैं, घर ढूंढते हैं। फिर घर की छत टूटी फूटी क्यों ना हो, हमारा हो या किसी के किराए का क्यों ना हो, पर हम सिक्योरिटी वहां पर ढूंढते हैं तो हमें कहीं सिक्योरिटी मिल जाए। जब हम आदिवासी के युग में देखते हैं कि उस समय भी जो आदिवासी लोग और जो लोग रहते थे, आदि मानव लोग रहते थे, वो भी कहीं ना कहीं गुफा में छुप के गुफा में बंदोबस्त करते थे कि भाई बारिश का मौसम है तो उनको गुफा ढूंढ लेते थे। विंटर का ठंड का मौसम है तो वहां पर भी वो गुफा ढूंढ लेते थे और गुफा में ही रहते थे। तो वो उनको जरूरत क्यों हुई? क्योंकि जब उनके खाने पीने का बंदोबस्त हो गया तो फिर उन्होंने ढूंढा कि भाई कहीं शेल्टर मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए तो हमारा और भी अच्छा हो जाए। तो ये जो सेकंड सिद्धांत है कि हमारे सबके लिए हम लोग हमेशा इसके लिए कुछ ना कुछ प्रवृत्ति करते रहते हैं। अगर खुद का घर परचेस किया नहीं होगा तो हम भाड़े पे भी रहते हैं। कब्र कई लोगों का ऐसा होता है कि झुपड़ी हो सकती है, किसी का घर की छत टूटी फूटी हो सकती है, किसी के छत में से पानी टपकता होगा, मगर कैसा भी हो उसके लिए वो मेल से कुछ कम नहीं होता है। तो यहाँ पर सेकंड नीड्स आती है सिक्योरिटी। इसमें जब वो आते हैं तो उसमें क्या क्या आता है? हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, personal people want to control and order in their lives. They needs basic security and security। मतलब वो लोग जब सेकंड लेवल पे जाते हैं तब उनकी हेल्थ की वो चिंता करते हैं, हमारी हेल्थ कैसी रहेगी। नौकरी कमाने के लिए फिक्र करते हैं कि नौकरी कैसी रहेगी, मुझे धंधा बिजनेस करना चाहिए। अपनी जरूरियात की सामान नीड के लिए वो लोग कुछ ना कुछ प्रयत्न करेंगे। पर्सनल परिवार को वो खोजेंगे कि भाई मैं अभी घर तो मिल गया पर घर में रहने वाला भी कोई चाहिए। तब वो आगे की नीड उनकी एक से बाद एक के बाद बढ़ती जाती है। तो सेकंड जब आता है, सेफ्टी मिलने के बाद हम हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं, कमाने की तरफ ध्यान देते हैं, प्रॉपर्टी बनाने की तरफ ध्यान देते हैं और फ्यूचर की तरफ हम आगे ध्यान देते हैं। तो ये हो गया सेकंड सिद्धांत हमारा सिक्योरिटी नीड्स। तीसरा आ गया लव बिलोंगिंगनेस, कि इसमें उन्होंने सिद्धांत दिया था सोशल। यहाँ पर मैंने लव बिलोंगिंग्स लिखा है, उन्होंने वहां पर इसका मतलब ये भी है कि सोशल नाम भी उन्होंने दिया था। सोशल में क्या क्या आएगा? सोशल में आएगा फ्रेंडशिप, फैमिली, लव, सेंस ऑफ कनेक्शन, एफेक्शन नीड्स। मतलब कुछ भी हमको जब ये दो चीज हमारी पूरी हो जाती है, खाना पीने का बंदोबस्त हो जाता है, रहने का बंदोबस्त हो जाता है, तब आदमी सोचता है कि भाई मेरे साथ कोई परिवार भी होना चाहिए।
और आज की मैं ज़्यादा बात इसी पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट पे ही करने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि ये हमारी बेसिक नीड है। इसमें जब वो आदमी थर्ड लेवल पे जाता है तो इसलिए उसको सोचने का आता है कि भाई मैं इतना बड़ा घर में रह तो लूंगा, मगर अकेला रह के करूंगा क्या? उसके पास कुछ मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि मैं कमाऊंगा किसके लिए, आके इतनी सारी मेहनत करूंगा किसके लिए। तो वहां अपने परिवार को चाहता है, और परिवार को चाहते हुए वो कहीं अगर लेडीज है तो जेंट्स के साथ शादी करेगी, जेंट्स हो तो लेडीज के साथ शादी करेगा, और अपना जीवन साथी वो ढूंढते हैं, खोजते हैं और शादी करते हैं, और इसी तरह उनका जीवन आगे का बढ़ता है। अब मेरा सवाल यहाँ पर, ये पूरा प्रोग्राम लेने का पॉइंट ये आया, ये आईसीएस और उन लोग जो पढ़ते हैं उनका मेन मकसद यहीं पर ये होता है कि वो लोग ये पूछते हैं कि भाई जो बेसिक नीड है उसमें क्या क्या आता है, बेसिक 3 नीड क्या होती है, उस टाइप के उनका सवाल की जवाब देने का मतलब उनका मकसद यही होता है कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको जवाब क्या देना है, वो बारे में उनका मेन मकसद होता है, और उसको लाइफ में वो कहीं पे काउंट ही नहीं करते हैं। जबकि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब पूरा कंप्लीट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट बात थी कि हमने इतना सारा पढ़ाई कर लिया, कभी हमको ये सिद्धांत ही जानने को नहीं मिला। ये सिद्धांत का नाम है ह्यूमैनिटी, अब्राहम मैस्लो का ह्यूमैनिटी नीड्स, ये इस सिद्धांत का नाम है। पर अब्राहम मैस्लो भी नाम आज तक हमने नहीं जाना था, ये फर्स्ट टाइम मैंने जाना। और उस दिन मेरी हालत ये थी कि पूरी रात मैं बस यही कंटिन्यूस सोच में रहा कि मैं अगर इसका तो मुझे प्रोग्राम करना चाहिए, मैं प्रोग्राम में क्या क्या बोलूंगा, क्या क्या करूंगा, क्या उसी चीज को सोचते सोचते पूरी रात, मतलब सुबह 6 कब बज गए वो मुझे पता नहीं चला, और बस मन में सब सोची चलती रही। और जब मैंने विद्यालय साहब से बात किया, उन्होंने मुझे परमिशन दिया, तब जाके मेरा मन शांत हुआ। तब तक मैं कंटिन्यूस कुछ ना कुछ लगा रहता कि इसमें कैसे मैं लोगों को ये इतनी अच्छी चीज है वो मैं बता सकूं। तो यहाँ पर लव और बिलोंगिंगनेस का मेन सवाल आता है कि आज के तारीख में हम ये चीज बहुत दूर छोड़ चुके हैं, और हस्बैंड वाइफ के बीच में भी काफी आज की तारीख में हम अंतर देखते हैं। और हमारी जो भारतीय परंपरा थी कि जिसके साथ हमने फेरे लिए हैं, सप्तपदी में हमने एक दूसरे को वचन दिया है कि भाई तेरे सुख के साथ सुख, दुख के साथ दुख में रहूंगी, हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। जो हमारी सप्तपदी है, हमारा जो लग्न करते हैं उसमें जो वैदिक यज्ञ हम करते हैं, वैदिक पुंजास विधि जो है वो इतनी भी साइंटिफिक और इतनी आध्यात्मिक लेवल की उच्च कक्षा की है कि जिससे हम एक एक स्टेप उसको समझेंगे तो लगेगा कि यार ये इस लेवल का ऋषि मुनियों ने ये चीज बनाया है। तो वहां पर ये शादी के माहौल में उस समय हिसाब से करते भी है, अग्नि के सामने फेरे भी लेते हैं, मगर वो चीज 2 से 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक, आज की तारीख में तो मुझे लगता है 5 साल तो बहुत ज्यादा हो गया। और लोगों का एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं होती हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, तो सम्मान ही खत्म हो जाता है। और जब एक दूसरे के बारे में एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, वो ऑनेस्टी भी नहीं दिखती है। तो मेरा कहना यह है कि भाई साहब, ये चीज हमारी बेसिक है, इसके अलावा आप कहीं जाने वाले नहीं हो। तो जो आपके पास आपका जीवन साथी है, क्यों ना उसको ऑनेस्टली उसको प्यार किया जाए, उसके साथ उसका जो भी जहाँ भी जो इश्यू है उसको सॉल्व किया जाए। तो क्या हो जाएगा कि कम से कम आपकी बेसिक नीड, आप वहां पर अपनी बेसिक नीड पूरी करे हो, नहीं कोई दूसरा कुछ वहां पर आप पूरा करे हो। ये आपकी अगर नहीं होगी ना लाइफ में, तो आपके पास मोटिवेशन नहीं रहेगा। इतना बड़ा घर रहेगा, आप अकेले रहते हो तो आप सोचो कि यार मैं इतना सारा बड़ा घर तो है, मगर मैं इतनी 8 घंटे काम करता हूँ, आके थका हुआ आ रहा हूँ, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मुझे पूछने वाला नहीं है, इस जिंदगी का काम क्या, इतना बड़ा काम करोगे क्या, मोटिवेशन रहेगा क्या? तो यहाँ पर मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज की तारीख में आपको जो भी आपके लाइफ पार्टनर है, उस लाइफ पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बढ़ाएं, जो भी मनमुटाव है वो दूर करें और अपनी लाइफ को और बेटर तरीके पे ले जाएं।
कभी कभी आज मैंने शायद एफबी पे ही सुना था कि जो व्यक्ति से हमारी कल शिकायत है, वो शिकायत उस व्यक्ति को नहीं करते हैं, उसकी कोई फ्रेंड को करते हैं, उसकी कोई दूसरे व्यक्ति को करते हैं, या हमारे दोनों के बीच के कॉमन फ्रेंड को करते हैं। मगर जिस व्यक्ति से हमें परेशानी है वो तो उसको हम बात ही नहीं करते हैं। उसमें हमें है कि अगर मैं इसको ये चीज बोलूंगा तो हमारा रिश्ता और खराब हो जाएगा, हम और उसको नेगेटिव जोन में चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ के बीच में ये चीज होना चाहिए कि एक दूसरे के लिए पूरी लाइफ जीना चाहिए। और मैंने तो बहुत से प्राउड मोमेंट वाले भी कपल देखे हैं और लड़ने झगड़ने वाले कपल भी देखे हैं। और मैं इन दोनों को बीच में जब ये चीज समझ में आया तब मुझे समझ में आया कि काफी लोग अपने लाइफ पार्टनर को और अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं। तो कम से कम इस सीखने के बाद आज से अपनी लाइफ में और बेटर आप हो जाओ, यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। जैसे कि मेरे बहुत करीब की एक कहानी बताता हूँ कि एक रात को उसके हस्बैंड वाइफ है और रात को उसके बेटे को शायद हल्का सा बड़ा बुखार चढ़ गया था। तो माँ को हमेशा बेटे से बच्चों से प्यार होता ही है। उसने उसके हस्बैंड को बोला कि भाई अभी 11 बज गए, डॉक्टर का दवाखाना बंद हो गया होगा, आप कम से कम मेडिकल स्टोर से ये दवाई लेके आओ। तो वो वहां पर जो जेंट्स पर्सन था, उसका मिस्टर था, उसने इतनी बेरहमी से जवाब दिया कि अभी जो होगा होने दे, उसको बुखार है तो जैसा होता है वो आप देख ले, पर मैं यहाँ पर घर से कहीं जाने वाला नहीं हूँ, तुझे जो करना हो तू कर, बाकी हम सुबह देख लेंगे। ऐसा बेरुखा जवाब देके वो अपना जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को झाड़ दिया। तो यहाँ पर मेरा कहना यह है कि जब हमारे बच्चे हैं तो हम दोनों की जिम्मेदारी होती है और आप दोनों को इसका जो भी सॉल्यूशन, जो कभी परेशानी आती है जीवन में, ऐसी हेल्दी इश्यू आता है, आप दोनों को इसका सॉल्व करना चाहिए। तो वो लड़की उसने ये सोचा कि 11 भले बज गए हैं पर कहीं ना कहीं 24 आवर्स मेडिकल स्टोर मिल जाएगा, मैं इसको जो बुखार है उसकी जो कोई मुझे दवा चाहिए, उस टाइम में रखते तो हैं घर में मगर उस समय कुछ खत्म हो गई थी, कुछ भी हुआ था। तो वो अपने घर से कम से कम 5 किलोमीटर दूर गई और वहां से वो दवा लेके वो रात को आई और वो आदमी बिंदास अपने बेडरूम में जाके सो गया था। तो यहाँ पर मेरा ये जो मुझे मन में जो कुछ जोड़ने वाली बात यही थी कि ये लव बिलोंगिंगनेस तो हमारा बेसिक नीड है और वो अगर आपका पास नहीं रहेगा ना तो आपकी जिंदगी ऐसे ही बेइज्जत बन जाएगी, दोजक बन जाएगी। तो मेरा हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि भाई आप अपनी जो भी है जीवन साथी है उसको संभाल के रखें और उसको अपनी लाइफ को और बेटर करें। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि मैं इस पे उपकार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, वो आप पे उपकार कर रही है अगर आपके साथ है तो। अभी मेरे पास हॉरोस्कोप दिखाने के लिए लगभग 32 इयर्स की लड़की है, 33 इयर्स का लड़का है, 35 इयर्स का लड़का है। बहुत से ऐसे लोग लटक चुके हैं, उनको पूछो कि उनकी लाइफ अगर शादी नहीं हुई है तो उसकी हालत क्या होती है, और जिसकी हो चुकी है उसको अलग टाइप का नखरा हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा ये पॉइंट पे यही एक मेन बात बताई थी, इसलिए इस पॉइंट को मैंने ज़्यादा हाईलाइट किया। आगे की बात आती है सेल्फ एस्टीम। अब ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा आज का प्रोग्राम अगर मैं इसी पॉइंट पे निकाल सकता हूं। हमारे जीवन में क्या होता है कि हम बचपन से लेके बड़े हो जाते हैं, तब हमें फैमिली मेंबर से ही, हमारे फैमिली से ही ये चीज सिखाना चाहिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है। जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं जानते हैं तब हमारा बहुत बड़ा पतन होता है। और ये पतन मतलब किस टाइप का कि रिस्पेक्ट पे बाय हम रिस्पेक्ट 2 टाइप का मिलता है, रिस्पेक्ट बाय अदर्स मतलब किसी और के द्वारा हमारा सम्मान, और रिस्पेक्ट बाय सेल्फ हमारा खुद का खुद से सम्मान। और ये दोनों तरह के हमारी ये भी हमारी नीड है। जब हमारा खाना पीना पूर्ति हो गया, घर मिल गया, जब हमारा शादी हो गया, तब उसको लगता है कि मुझे
सम्मान मिलना चाहिए। उसको एक स्टेप और आगे जाके बताऊं तो जब लड़का या लड़की 18 से लेकर 27 साल के रहते हैं, तब तक उनकी जरूरियात खुद के लिए होती है। वो खुद का सोचता है, खुद के लिए अपनी लाइफ जीता है। मगर वही चीज जब 28 के बाद, मतलब उसकी शादी हो गई, बच्चे एक आध दो हो गए, तो उसकी जीने का अर्थ बदल जाता है। वहां वो आदमी खुद के लिए नहीं कमा रहा है, वहां वो आदमी अपने परिवार के लिए कमा रहा है। उनका मेन मकसद ये होता है कि मैं परिवार को कैसे ऊंचा लाऊं, मैं परिवार को कैसे आराम पहुंचाऊं, मैं परिवार को कैसे अच्छी समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी दूं, अच्छी घूमने फिरने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छी स्कूल में पढ़ाई, ये हर चीज बेटर 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 जो चाहते हैं, वो कब आता है? वो सेल्फ स्टीम पर जब ये चीज पूरी हो जाती है नीड, तब उसके हाथ में आता है कि भाई मैं अपने फैमिली मेंबर को और भी अच्छा दूं। और तब हमें आज की तारीख में ये पॉइंट आता है कि वो आदमी 30 से लेके 55 साल या 30 साल के बाद उसकी जो लाइफ जिंदगी चलती है आगे 70 साल, 80 साल, 90 साल, तब उसने जो मजा करने का समय था, वो समय तो उसने कमाने में लगा दिया। खुद के लिए तो जिया ही नहीं। वो उसने कहीं घूमने जाना है तो ये सोचेगा कि अगर मैं ये घूमने जाऊंगा तो मेरा इतना खर्चा हो जाएगा, इसके बदले में फैमिली को ये इतना सपोर्ट कर देता हूँ तो मेरा एक बच्चे का पढ़ाई हो जाएगा, बच्चे का ये कपड़े आ जाएंगे या बच्चे की किताब आ जाएगी, स्कूल की फीस भर दी जाएगी, ट्यूशन की फीस भर जाएगी। तो ये सोचते हुए अपनी जिंदगी निकाल देता है। और परेशानी तब होती है जब यही फादर अपने बच्चे को बोलता है कि भाई एक गिलास पानी दे दे, तो बच्चे को दिक्कत आ जाती है। वो तुरंत तोछड़ा, इस गुजराती में बोलते हैं तोछड़ा, भी से वो उसको बोलता है कि आप खुद ले लो पानी, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, या मैं अभी सो रहा हूँ, मैं अभी मोबाइल देख रहा हूँ, मैं वीडियो देख रहा हूँ। तब ये पॉइंट आता है कि भाई साहब, ये जो आदमी है ना, वो आपके लिए कमा के आपको खिला रहा है और ये आपके लिए अपनी लाइफ को खपा दिया इसने। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको सुकून महसूस कराएं और उनको सुकून की तृप्ति कराएं। अब बात आती है कि पहली 3 चीज, तो आप सब लोगों का क्वेश्चन होगा अंदर से, सब मैं कोई दिखाई नहीं देता मुझे, पर मुझे लगता है कि मेरी बात से सब सम्मत होंगे। 2 मिनट में स्टॉप करके एक बार पूछ लेता हूँ कि ऐसा नहीं लगेगा कि सत्यनारायण की कथा चल रही है। तो एक कंप्लीट करके मैं दिख रहा है सबको? आप लिख रहे हैं? दिख रहा है? ओके। तो लास्ट ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आती है बात की 3 लेवल तक जो हमने पढ़ाई किया, इस सिद्धांत तक हमारे पशु पक्षी में भी यही बात होती है। पशु पक्षी भी अपने फैमिली का घर ढूंढते हैं, माला बनाते हैं, उसके बच्चों को खिलाते हैं, और जब वो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब वो उसकी सुरक्षा के भी ध्यान रखते हैं। अगर आप छोटे इसके बच्चे होते हैं, उसको आप छूने जाओ तो वो आपके सामने हमला कर देते हैं। उसको लगता है कि नॉर्मल आप डॉग्स के छोटे बच्चे को देख लो, तो उस पर जब कोई भी आदमी उसके बच्चे को छूता है तो उसकी माँ उसको बचाने के लिए तुरंत सामने आ जाती है और अपना गुस्सा दिखाती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर 3 लेवल तक अपने भूख प्यास, फिर सिक्योरिटी और लव बिलोंगिंगनेस, ये तो पशु पक्षियों में भी है। और हमने जो वीडियो देखा था कि जो मंकी एक टाइगर के साथ फन कर रहा है, मजाक मस्ती कर रहा है,
तो वो तो इनमें भी है। तो हम में और इनमें तो 3 तक तो हम दोनों कॉमन चल रहे हैं, तो हमें और इसमें डिफरेंस कहाँ पर पड़ा? अभी चौथे सिद्धांत पर आए तब हमको डिफरेंस समझ में आया कि भाई सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो हमारी जब सेल्फ रिस्पेक्ट जब नहीं मिलती है, तब हम मन में हम अपने आप को परेशानी भुगतते हैं कि ये मैं इसके लिए जिंदगी खपा रहा हूँ, इसके लिए मैं कमा रहा हूँ, और मुझे सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। और वो सोचते हुए वो अपनी लाइफ को एक को खो देता है। और वहीं पे सेल्फ रिस्पेक्ट जब नहीं मिलती है, तब वो आदमी को परेशानी हो जाती है। और ऐसी एक बात सेल्फ रिस्पेक्ट की और इसकी एस्टीम की, जब हमारे एक तबक्का ऐसा आया था कि स्त्रियों को शिक्षण नहीं दिया जाता था, और कहीं कोई पिता ने, जब मुझे लगता है मैंने जो समझ में आया था कि मुझे एक पॉइंट ये भी लगा था, जब अहल्याबाई होलकर की जो कहानी टीवी पे सीरियल आ रही थी, उसमें उसके जो ससुर जी है वो उसको पढ़ाने के लिए भेजते हैं। उसको समझ में आता है कि ये लड़की बहुत बुद्धिमत्ता वाली है, अगर उसको सही ढंग से पढ़ाया तो आगे जाके हमको बहुत दुनिया में कार्य हो सकता है, तो उन्होंने पढ़ाने के लिए वो भेजते हैं। तो उस समय उनकी प्रजा के द्वारा भी, ये राजा होते हुए भी उनके प्रजा के द्वारा उनका सामना करना पड़ता है, और उनके राजद्रोह का भी लोगों के सामने सुनना पड़ता है। अगर वो अड़े रहते हैं कि नहीं ये भी तो सीख सकती है, पढ़ाई कर सकती है, ऐसा करके उस समय से ये स्त्रियों के लिए शिक्षण आया, और स्त्रियों ने भी शिक्षा ग्रहण की। और आज जब स्त्रियों को शिक्षण मिलने से फायदा ये हुआ कि उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट मिलने से, आज तक क्या होता था कि उनको अगर कुछ पैसे चाहिए तो या तो पहले जब अपने मायके में रहती तो माँ बाप के पास, भाई भैया है या फादर है उसके पास मांगे, अपना जिंदगी जिया, और ससुराल गई तो हस्बैंड से साथ और उसके ससुराल के साथ उनको पैसा मांगे जिंदगी जीना पड़ता था। तो इन शॉर्ट उनका सेल्फ रिस्पेक्ट वहां पर नहीं मिल रहा था। पर आज की तारीख में उन्होंने अपने पैर पे खड़े होते हुए अपनी जिंदगी को और अलग लेवल पे ले गए, और अपनी लाइफ में जब भी कुटुंब को चाहिए, फैमिली को चाहिए उनकी हेल्प की जरूरत, तो हेल्प करके कुटुंब को खड़ा कर सकती है। और आज की तारीख में तो आप हर जगह पर देख सकते हो कि फीमेल द्वारा ही बहुत कुछ फैमिली को सर्वाइव करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। अब यहाँ पर मेरी और एक बात आती है, जो मेरा उस दिन पूरी रात जो चला था ये पॉइंट, ये सेल्फ रिस्पेक्ट, ये भी बेसिक नीड है। अब समझो कि जब हम छोटे बच्चे, फैमिली में छोटे बच्चे हैं, तो कभी हम उसको ये सिखाते नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। जैसे कि भाई खुद का काम खुद करो, खुद, अभी आप 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, तो आपको कमाना खुद कमाना पड़ेगा, खुद का रिचार्ज खुद करना पड़ेगा, खुद अगर मेहनत करोगे तो आपके आगे बढ़ने में आसानी रहेगी। ये जो बेसिक बातें हैं वो बच्चों को बचपन से सिखाई जानी चाहिए, और वहां पर हम लोग थोड़े कमजोर हो चुके हैं। यहाँ पर मेरा मेन टॉपिक आज का जो मैं बोल रहा हूँ कि फैमिली मेंबर के लिए ये बहुत जरूरी है, ये आज का पॉइंट वेबिनार। तो ये पॉइंट यहाँ पर आता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। अगर बच्चों को ये सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाया होगा आपने, तो कल जाके वो भी आगे लीगेसी पार करेगा, और अब जैसे आपने उसको अच्छा सिखाया, अच्छा संस्कार दिया, तो वो सेम से सेम अपने फैमिली को आगे दिएगा। अब होता क्या है, आज की तारीख में बहुत जगह पर चीटिंग, छेतरपिंडी होती रहती है। वो आदमी कहीं पे मोबाइल स्नैचिंग करके चला जाता है, चेन स्नैचिंग करके चला जाता है, हाथ से पर्स बटवा छीन के चला जाता है, किसी का खाना छीन के चला जाता है। अगर आपने बच्चों को सही शिक्षा दिया होता, अगर समाज में सही शिक्षण दिया होता, तो सेल्फ रिस्पेक्ट अगर पढ़ाया होता, तो आज की तारीख में कोई बच्चे को ये समझ में आता कि अगर मैं किसी की चेन छीन लूंगा, किसी का मोबाइल छीन लूंगा, तो उसको क्या परेशानी होगी, और मैं अपने, दूसरों तो छोड़ो, अपने आप में ही मैं अपने आप को दिखाने लायक नहीं रहूंगा। और ये जो मेन चीज है, हम पूरी ये अब होता क्या है कि अब आज क्यों ये मुझे बोलना पड़ा
क्योंकि आज हमारा भारत वापस मिल गया है हमें। और उस जमाने में भारत में आप देखोगे तो बहुत से ऐसे गांव थे जो पूरा दिन दरवाजा, बहुत सारे लोगों का तो दरवाजा ही खुला रहता था। अब कहीं भी किसी के घर पे जाओगे तो ऐसा नॉक नॉक करना नहीं है, सीधा आप घर में घुस जाओ, आप चले जाओ आराम से। कोई चोरी चकेती डर के ऐसा कोई माहौल ही नहीं था। ये डर और चोरी का डर माहौल कब हुआ? कोई लोग ऐसे आ गए जिनको काम नहीं करना है, किसी का छीना झपटी से खाना खाना है, क्योंकि उसका मोरल ही मर गया था। उसका मोर सेल्फ रिस्पेक्ट ही उसके पास नहीं था। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट होता तो ये चीज किसी की चेन छीनते वक्त 2 बार सोचेगा कि मैं किसी की चेन छीन के समाज में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने घर में क्या मुंह दिखाऊंगा, और उसके माँ बाप को भी वो बोलना पड़ेगा कि तू ये कैसे लेके आया, क्यों लेके आया, किसी का क्यों चोरी करके आया। और ये शुरुआत होती है जब बच्चा पढ़ाई करने जाता है स्कूल में, तब कभी किसी की पेंसिल उठा के लाया, किसी का रबर उठा के लाया, तभी माँ बाप को टोकना चाहिए उसको कि भाई ये रबर में हमारा तो है नहीं, तो कैसे उठा के लाया स्कूल से। तो वो बोलता है कि मुझे स्कूल में से मिला, क्लास में से मिला। तो उसको वहीं पे अगर रिस्पेक्ट का पाठ पढ़ाया होता तो वो बच्चा, उसको बोलो वापस दूसरे दिन जाओ, उसको बोलो कि भाई आपके क्लास टीचर को दे दो या आपके स्कूल में जमा कराओ, भाई ये चीज मुझे मिली थी, मैं आपको वापस कराऊं। वो चीज अगर आपने उस समय कराया होता तो ये बच्चा आगे जाके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो कभी किसी के छीना झपटी नहीं करेगा, किसी के साथ बुरा नहीं करेगा। आज की तारीख में यही टॉपिक में ज्यादा मुझे इसको वैल्यू करना है। यही छेतरपिंडी वाला टॉपिक ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आज का, कि आज हम थोड़ा सा बेनिफिट लेने के लिए किसी को भी खड्डे में उतार देते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड चलता है कि भाई आपका और ये बात बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है। इसको समझो और तरीके और समझाता हूं कि मेरा हाथ जोड़ के विनंती है, मैं किसी को हार्ट के नुकसान कायिक वाचिक मानसिक की से मुझे किसी का अपमान नहीं करना है, इंसल्ट करना नहीं चाहता हूं। ये सिर्फ जो सही बात है और जो ये मुझे सिद्धांत से मुझे समझ में आया वही मेरी मन की बात बता रहा हूं। यहाँ पर मेरे किसी को चोट पहुंचाना या किसी को हर्ट करना नहीं है, मेरा मकसद ही नहीं है। और वो होता तो मैं ये पूरा प्रोग्राम ही नहीं करता, मैं अपने तक सीमित रखता ये चीज। और मुझे दुनियादारी को क्यों बताना है कि कम से कम चलो आज तक जो हो गया, कम से कम अभी तो हमारा भारतीयपन जगाओ। हम ओरिजिनल भारतीय क्या थे? हम ओरिजिनल भारतीय ये थी कि कभी भी किसी का भी अनैतिक चीज नहीं लेते थे, और वो हमारी परंपरा थी कि कहीं रास्ते में कुछ सोने का हार भी मिल गया होगा तो वो आदमी को जब तक वापस नहीं करेगा तब तक उसको चैन नहीं मिलता था। ये हालत थी हमारी, और वो आज की तारीख में कहीं कहीं जिंदा है, कहीं कहीं मर गया है। तो मेरा कहना है कि ये चीज अभी से हमारे बच्चों को सिखाना शुरू करना पड़ेगा आपको। और जैसे कि मैं मेरे 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ। एक दिन ऐसा हुआ था कि हम एग्जीबिशन में गए थे मेरे बच्चों के साथ, तो कुछ हमने लगभग 70 रुपीज की डिश लिया, और 70 रुपीज की क्या था, और उसको वहां पर कूपन लेके मैं बोला कि बच्चे तुम इसको, बोला कि आप लेके आओ, 100 रुपया की नोट दिया, तो 70 रुपीज की उसे कूपन भी दे दी, मगर वापस उसने किया 30 रुपीज की जगह 50 रुपीज वापस कर दिया। तो हमने सबने खाना खा लिया, फिर मैंने बोला भाई पैसे वापस लाओ। तो बच्चों ने बोला कि हमको तो फायदा हो गया। क्या कैसा फायदा हो गया? बोला कि 30 रुपीज वापस आना चाहिए, 50 रुपीज वापस आ गया। मैं बोला डिश कितने की थी? बोला डिश 70 रुपए की थी। तो मेरे को उसको 20 रुपये वापस करो। उसको 20 रुपया मैंने उसको 50 की नोट जो उसने दिया था वही उसको वापस किया। बोला कि अंकल आपने 20 रुपये मुझे ज्यादा दिए, हमने 70 रुपीज की डिश दिया था। तो वो उस बच्चों को वहीं से तालीम देना, प्रोग्राम में जानता नहीं था, ये सिद्धांत को भी नहीं जानता था। आज से मैं 5 साल की आसपास की बात कर रहा हूं। मैं उस समय से मैंने चीज सिखाना शुरू किया था कि कभी भी छेतरपिंडी उसको मालूम नहीं है, उसने बहुत सारे पब्लिक की वजह से शायद आपको ज्यादा नोट दे दिया, आपको तो पता है ना कि ये मेरे पास ज्यादा आ गए, तो आपको उसको वापस करना चाहिए। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसको पैसा वापस किया था, और वो फिर उसको 20 जो उसका रुपीज था 30 रुपीज वो रुपीज वापस लेके आए। तो कहने का मतलब है ये हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम छेतरपिंडी बच्चों को
ना करने दे और उसको बचपन से सिखाए। जब तक आप सिखाओगे नहीं, बोलोगे नहीं, तब तक उसको समझ में आएगा नहीं। तो यहाँ पर इसीलिए आज की तारीख में भेड़सेड़ भी इतनी हो रही है और खेत में भी हम देखते हैं कि केमिकल छिड़का जाता है, इंजेक्शन दिए जाते हैं, सब्जी वाले कुछ ना कुछ अपने, तो आप सोचो कि मैं किसके लिए ये कर रहा हूँ। आप लोगों को खिला के छेतरपिंडी ही कर रहे हैं। तो ये उसमें यहाँ पर आना चाहिए कि मैं अपने आप को, मेरे अपने देश के लोगों को मैं बेस्ट देना चाहता हूँ, बेस्ट दूंगा तो अपने आप आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप में होनी चाहिए, नहीं वहां पर कोई आपको देखने वाला है, नहीं आपको सुनने वाला है, नहीं आपको कोई आपको वाह वाह करने वाला है। पर जब सेल्फ रिस्पेक्ट आपका खुद का रहेगा ना, वो उस बात ही कुछ और रहेगी। इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर मेरा ज्यादा उस टाइम जो मेरा पूरा रात जो चला था, यही पॉइंट मेरा चला था कि यार ये पॉइंट कितना बड़ी बात है कि हर जगह पर आज देखे जाते हैं कि कहीं ना कहीं चीटिंग, कहीं ना कहीं वही चलता रहता है और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहाँ ये चीटिंग नहीं चल रहा है। जैसे कि वहां पर मुझे एक चीज याद आ रही है जो मैंने कहीं सुना था कि अगर सीता जी को रावण के रूप में आके मिला होता और बोला होता कि तुम इस प्रथा के बाहर आके मुझे भिक्षा दो, किसी भी हालत में सीता जी ने वो लक्ष्मण रेखा नहीं अलंघी हुई है। वो रावण साधु के वेश में आया था और उसने वो साधु का वेश पहना था, इसलिए सीता जी ने उस चीज को इग्नोर करके वो लक्ष्मण रेखा उसने लादी थी। तो आज की तारीख में भी हमारे साथ भी यही हो रहा है कि जो हमारे देवी देवता है उसी को आगे रख के अपना मकसद वो सही करते हैं। अगर हमारा देवी देवता वो वहां पर नहीं रहेंगे तो हम उस पे पास जाएंगे ही नहीं। पर हमको छल करने के लिए वहां पर वो अपने देवी देवता को आगे रखते हैं ताकि हम उसके पास जाए और वो हमें छलने की एक प्रोसेस होती है। और ऐसे ही मतलब देखो, हिंदू धर्म बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक, मतलब उसका कोई एक ऐसा नहीं हो सकता है कि इतना छोटा सा हम सर्कल में बांध देंगे। हिंदू धर्म का मतलब ये किसको देखो, हिंदू धर्म मतलब क्या, पहाड़ को पूजते हैं, पेड़ को पूजते हैं, नदी को पूजते हैं, समुद्र को पूजते हैं, स्नेक सांप को पूजते हैं, पशु पक्षियों को पूजते हैं, देवी देवता को, हर मतलब हर सूर्य को, चंद्र को, चांद सितारे, हर किसी को हम पैर पड़ते हैं, उनकी पूजा का वैल्यू करते हैं। तो हमारा जो धर्म है वो तो बहुत व्यापक है। अब इसमें भी लोगों को छेतरपिंडी करना है तो वो क्या करते हैं, इसी में से किसी को 2-4 लोगों को इकट्ठा करके अपना सर्कल बनाने के लिए वो हिंदू देवता देवी देवता को ही साथ में रख के आगे अपना एजेंडा रख चला देते हैं। तो मेरा मकसद कहना का ये है कि भाई हमारे जो किताबें हैं उसमें ही ये बेसिक फंडा और ये बेसिक नीड है, सेल्फ रिस्पेक्ट। इसमें कोई धर्म विशेष, कोई जाति विशेष, कोई कंट्री विशेष कुछ भी नहीं आता है। ये हमारी ये 1954 में अब्राहम, जो हमारा इंडियन तो है नहीं, वो तो यूरोप कंट्री का अमेरिकन व्यक्ति था, उसने ये लिखा था कि ये बेसिक नीड है और सिद्धांत के रूप में माने जाते हैं। और IAS, ICS और UPSC में ये सब सिखाया जाता है, मतलब अपर लेवल पे सिखाया जाता है। और ये चीज अगर हमें 10वें स्टैंडर्ड में या 12वें स्टैंडर्ड में भी सिखाई जाती तो उस समय अगर तो हमारा आज का जीवन कुछ और ही होता। ये चीज अचानक मुझे PDF मिलती है और मैं इसको पढ़ता हूँ, तब मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। और अभी देखो कि इतना अच्छा कुछ होने के बावजूद बहुत लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है कि ये क्या है, क्योंकि ये जो हमारी बेसिक नीड है वही जानना नहीं है लोगों को। और यहीं से चलो अभी एंटरटेनमेंट तो हो नहीं रहा है, हमारी खुद पे आ बनती है तो चलो छोड़ के चले जाते हैं। तो यही चल रहा है जीवन में। तो यहाँ पर जो फोर्थ सिद्धांत था वो सेल्फ स्टीम का था। और जब आप उस पे
खरे उतरते हैं, अब अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट मिल जाता है। पांचवा बात आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब क्या? खुद को समझना। भगवान ने आपको शरीर दिया है, आत्मा दिया है, और ये जिंदगी में आपने कुछ अच्छे कार्य किए हैं, वो समझ आ जाती है तो आत्मबोध आता है। आत्मबोध कब आता है? जब आपकी नीचे की फोर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तब आपका आत्मबोध आता है। अब लोग क्या करते हैं, उसकी भूख तो पूरी नहीं हुई, उसके रहने का ठिकाना नहीं है, और वो जंप लेता है सीधे 5वें पॉइंट पर, तो कैसे पूरा होगा? वो पूरा ही होने वाला नहीं है। वो नहीं इधर का रहेगा, नहीं इधर का रहेगा। तो उसको खाने के पीने का आप देखोगे तो बोला भाई ये तो स्पिरिचुअल आदमी है, ऐसा है वैसा है, पर उसकी जो जीवन में देखोगे आप तो पता चलेगा कि उसको तो खाने का भी प्रॉब्लम है, उसकी फैमिली में भी कहीं ना कहीं इश्यू चल रहा है। तो वो उसने क्या किया, फर्स्ट सेकंड नीड कंप्लीट नहीं हुआ है और जंप किया 5th पे, तो वो पूरा नहीं होने वाला है। और मैं इसका एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ये देता हूँ कि भाई गौतम बुद्ध, उन्होंने पूरी जिंदगी छोटे से लेके 14 साल तक उसने प्रॉस्पेरिटी को मैनेज किया था, उन्होंने एंजॉय किया था। तब जाके मतलब उनके खाने का कोई इशू नहीं था, रहने का कोई इशू नहीं था, घूमने फिरने का कोई इशू नहीं था, तो वो उनको ये आत्मबोध मिला। तो वो आत्मबोध के कारण वो अपने स्पिरिचुअल लेवल को प्राप्त कर सके, निर्वाण को प्राप्त कर सके। तो कहने का क्या मतलब है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और यहाँ पर बात आती है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में बहुत लोग बेहोशी की जिंदगी भी जीते हैं कि व्यसन करते हैं, ज्ञान उनके पास बहुत सारा होता है, मगर बेहोशी जिंदगी है कि उनको पता है कि ये गुटखा खाता हूँ तो मुझे ये नुकसान होने वाला है, फिर भी वो उस पर पढ़ते हैं, उस पर पिक्चर देखते हैं, फिर भी उनको लगता है कि ये मुझे नुकसान करने वाला है, पर बेहोशी की तरह वो चीज़ खाया जाता है। और मजे की बात यह है कि अपना व्यसन तो करते ही करते हैं, ऊपर से वो चीज़ अपने बच्चों से मंगाते हैं। मुझे दिक्कत ये इस बात की है कि अपने बच्चों से वो विमल गुटखा मंगाते हैं, सिगरेट का पैकेट मंगाते हैं, सिगरेट मंगाते हैं। मुझे दिक्कत ये है कि भाई कम से कम आपने तो अपना नुकसान कर रहे हो, और बच्चों के पास ये मंगा के कभी तो बच्चा अभी भी ट्राई करेगा नहीं, मेरे पापा खा रहे हैं, तो बच्चों के लिए उसके हीरो जो है, रोल मॉडल है, उसके पापा है, मदर है। तो यहाँ पर मैं पहले तो यही बात बोलता हूँ कि भाई व्यसन आपको छोड़ देना चाहिए। अगर व्यसन छोड़ दोगे तो जरूर आपको ये नुकसान से बच जाओगे, और आपकी बेहोशी की, जैसे कि ग्रुप में कहीं कुछ छोटी सी बात गलत दिख गई तो पूरा ग्रुप उसके पीछे लग जाता है और बोलता है, पर खुद को जो बेहोशी पड़ी है, वो खुद जो गलत कर रहा है व्यसन करके, अपने आप को टॉर्चरिंग कर रहा है, अपने फैमिली को उनका नुकसान कर रहा है, वो नहीं ध्यान देता है। तो हमारा ध्यान हमेशा बाहर की तरफ रहता है, हमारे अंदर की तरफ नहीं रहता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब यही है कि खुद को जानो, खुद को पहचानो कि हमारा जीवन का मकसद क्या था, हम जीवन में किस लिए आए थे, और यही हमारा मेन बात है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हमें जाननी चाहिए। और यही हमारा मानवता का मेन बेसिक मंत्र यही है कि हमारा आत्मबोध को जानना, खुद को समझना, यही मेरी पॉइंट है। बाकी यही मेरी बात यही थी कि 4th और 5th में ही सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। बाकी महत्व का पॉइंट यही है कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान ने मेरे माता पिता के पास जो कुछ था वो मैं उसका उपकार मानता हूँ, यही पॉइंट होना चाहिए कि माँ बाप के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। बाकी तो हम 3 पॉइंट ऑफ देखा है कि जो पशु पक्षी में भी है, वो भी अपने बच्चों को पैदा करते हैं, वो बच्चों को खिलाते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं चलना, दौड़ना, फिरना, शिकार करना, ये भी उनको सिखाते हैं। वही से हम उसको बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, परीक्षा स्कूल में पढ़ाते भेजते हैं, उसको बड़ा करते हैं, नौकरी दिलाते हैं, शादी कर देते हैं। इसके बाद उस टाइम टू सेम हो गया। पॉइंट कहाँ पर फर्क पड़ा? सेल्फ एस्टीम से, सेल्फ रियलाइजेशन से। तो यही बात यहाँ पर मैं
कंप्लीट करता हूँ। अभी आगे चलना है कि यहाँ पर रोक दूँ, कि बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं, लोगों को ऐसा लगता होगा कि चालू चालू रखो, आगे चालू सर, रखो, आपका हाथ चालू रखो, चालू ओके रखो। सर, फिर आपका हाथ जो हाथ खड़ा रहे वो एक बारी 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 से एक बार बोल दो, मैं आगे का प्रोसेस कर सकता चालू रखो। हूँ। हाँ, एक प्रवीण भाई, आपने कुछ हैंड रेज किया था, कुछ काम है? ओ अ, बाद में, सर आजा पूछ लो नहीं, वो बाद में, सर भाई ने भी हाथ खड़ा किया। बाद में पूछेंगे। ठीक है। तो अभी मैं एक पिक्चर बता रहा हूँ, जो पिक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो पिक्चर चित्र जो है, पेंटिंग है, वो हमें कभी देखने को नहीं मिला। हमारी इतनी सारी पढ़ाई हो गई, आप लोगों को भी शायद ये पिक्चर देखने को नहीं मिला। अगर आपके घर पे एनसीईआरटी में पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो आपको ये पिक्चर देखने को मिल सकता है। वो पिक्चर है दिख रहा है पिक्चर सबको? हाँ दिखाई दे रहा। थोड़ा मोटा करो। हाँ हो गया? अभी अभी हो अभी हो गया। हाँ, हो गया। तो अभी ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, तो पहले मेरा कर्सर दिख रहा है, अभी ये कर्सर घूम रहा है, दिख रहा है आपको सबको? हाँ दिख रहा। या चलो मैं बताता जाऊं, वैसे आप लिखते जाओ। तो यहाँ पर एक स्टेच्यू दिख रहा है आपको, और स्टेच्यू में जो वो स्टेच्यू है, वो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का स्टेच्यू है। एक लेडी खड़ी है, उसके लेफ्ट हैंड में एक मसाल है, और राइट हैंड में एक पेपर बैग है, उसमें लिखा है ह्यूमन राइट्स। ये उन्होंने उसमें चार्टर है, वो चार्टर में लिखा है ह्यूमन राइट्स। ये पेंटिंग फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था, और उसको पेंटिंग उसने 1848 में एक पेंटिंग बनाया था। और पेंटिंग का बनाने का मकसद यह था कि उसके दिमाग में जो विचार आया, ये पेंटिंग के द्वारा उसने लोगों को बताया कि आगे आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। और यहाँ पर हमें एक ये चीज सीखनी है कि हमारे बच्चों में राष्ट्रीय भावना कैसे जागरूक करें, क्योंकि राष्ट्रीय भावना हमें जागरूक करनी पड़ती है, वो ऐसे नहीं आती है, वो सिखानी पड़ती है, ऐसे नहीं आती है। जब तक माँ बाप अपने बच्चों को ये चीज सिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तब तक बच्चों में ये चीज आने वाली नहीं है। और आज की तारीख में ये बहुत लो लेवल पर चला गया है। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही देश प्रेम के लिए जानते हैं, अपने आप को न्यौछावर करते हैं। पर ये हमारा सबका दायित्व बनता है कि हमारे पास देश प्रेम होना चाहिए, देश के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। तो ये फ्रेडरिक सोरियो ने ये पेंटिंग 1848 में बनाया था। ये ड्रीम विजुअलाइजेशन उसने किया था, और ये वर्ल्ड ऑफ सोल रिपब्लिक्स में इन्होंने ये चीज बताया था। इसमें टोटल एक में ही 4 चीज उसने दिखाया है। पेंटिंग और विचार को उन्होंने जन्म दिया था कि आगे आने वाले भविष्य में दुनिया कैसी होगी, ये उन्होंने बताने का प्रयत्न किया है। तो ये मैं पहले बताया आपको, ये स्टैच्यू लिबर्टी है, उसके लेफ्ट हैंड में मसाल है, और राइट हैंड में मानव ह्यूमैनिटी का अधिकार, मानव राइट्स उसमें लिखा हुआ है, वो लिखा है। उसका एक पेपर है कि भाई हमारे क्या क्या राइट्स होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। अब आपको लंबी 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 लाइन लिखती रही होगी। तो ये लंबी लाइन क्या है? ये लंबी लाइन और सब सर के हाथ में कुछ न कुछ ध्वज, नेशनल के ध्वज आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये लंबी लाइन ये दिखा रही है
कि आगे आने वाले सालों में जो छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे छोटे प्रदेश हैं, गांव है, शहर है, वो एक नेशनल में बदलने वाले हैं और वो एक पहरवेश, एक लैंग्वेज और एक तरह की बोली उनकी रहेगी, तो वो एक देश बन जाएगा। ये उनका, जहां पर उस समय में सिर्फ 2 ही देश बने थे, एक यूएसए और दूसरा स्विट्जरलैंड। जो 2 देश बने थे, ये जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है उसके आगे जो बढ़ चुके हैं, वो 2 देश बन चुके थे, वो यहाँ पर दर्शाया है। मतलब पेंटिंग का इतना बड़ा खेल है यहाँ पर कि आप उसको समझने में बहुत साल लग जाएंगे। और ये चीज सिखाई जाती है 10वें स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी में बच्चों को, क्योंकि जब वो 16 साल का होता है तो उसको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि राष्ट्रीय भावना क्या होती है, राष्ट्रीय प्रेम क्या होता है, हमारे देश में राष्ट्रीय का मैं करूंगा तो उससे मुझे क्या फायदा होने वाला है, देश को क्या फायदा होने वाला है। वो चीज सिखाने के हिसाब से गवर्नमेंट ने ये चीज पहले ही चैप्टर में ये पेंटिंग रखा है और उसके रिगार्डिंग वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चों को पूछते हैं। तो यहाँ पर हम ये पेंटिंग में क्यों लाया, क्योंकि हमने ये हमारी जितनी सारी पढ़ाई हो चुकी, कभी ये पेंटिंग हमने देखने को नहीं मिला, तो ये हिसाब से मैंने ये आज के टॉपिक में इसको कवर किया है। अगर सबको पसंद आए इसके लिए मैं धन्यवाद, अगर किसी को नहीं पसंद इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो यहाँ पर सेकंड बारी बात बता रहा हूँ कि ये जो लोग 2 देश आगे निकल चुके हैं, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे जो 2 देश ध्वज दिख रहे हैं वो यूएसए और स्विट्जरलैंड का बना हुआ है, और पीछे की जो लेफ्ट हैंड तरफ जो लोग पूरी लाइन की लाइन लगी हुई है, हर एक के समूह के आगे एक ध्वज है और उसके बाद जो पीछे समूह है, वापस ध्वज है, उसके बाद समूह है, वापस ध्वज है, उसके बाद जो समूह है। तो हर एक उन्होंने बताया था कि आने वाले दिनों में हर एक लोगों का, राज्यों कंट्री में, देश में बदल जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे, और हर एक का अपना अपना पहचान तिरंगा ध्वज होगा, अपना देश का राष्ट्र ध्वज होगा, और वो उनका मेन बताने का मकसद था। और अभी आप ऊपर आकाश की तरफ देखोगे तो जीसस क्राइस्ट दिख रहे हैं। जीसस क्राइस्ट के हाथ में क्रॉस है, और बहुत लोगों को होगा कि जीसस क्राइस्ट ही उन्होंने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि वो यूरोपियन कंट्री से हैं, तो उनका नजरिया यूरोपियन कंट्री में उस टाइम क्रिश्चियनिटी बहुत टॉप लेवल पे चल रही थी, तो उन्होंने उस समय उनका चित्र उन्होंने ड्रॉ किया है। तो वहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो ईश्वर है वो भी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई आप अपना राष्ट्र को निर्माण करो, अपनी और भी प्रगति करो, मानवता के और आगे उच्च लेवल पे ले जाओ। यही उनकी मेन भावना थी, जो इसलिए वो भी वहाँ से ब्रह्मांड यूनिवर्स से, आकाश में से वो सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं। साथ में आपको राइट साइड में, जीसस के राइट साइड में देखोगे तो बहुत सारी एंजल्स, लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, वो संत है, संत महात्मा जो महान लोग हो गए हैं, सिद्ध महात्मा गुरु हो गए हैं, वो लेफ्ट साइड पे है। और राइट साइड पे बहुत सारी एंजल्स हैं, देवदूत हैं, वो भी सबको ब्लेसिंग दे रही है कि आप अपने जीवन में उच्च कक्षा का जीवन प्राप्त कर सके, वो उनकी चाहत है। और इसलिए ये वो भी वहाँ पर ये प्रतीक दर्शाया गया है कि लोगों के जीवन में और भी प्रगति हो, मानवता की और भी प्रगति हो, इसके लिए ये ऊपर से भी, आकाश में से ब्लेसिंग कर रहे हैं, ये उन्होंने चित्र द्वारा बताया गया है। और आगे देखेंगे तो नीचे की तरफ, आगे फ्रंट की साइड आप दिखता होगा कि सब कुछ टूटा फूटा सब पड़ा हुआ है, टूटा फूटा सब नीचे आगे के फ्रंट की तरफ आपके दिखाई दे रहा है। वो राजाओं के मुकुट, ताज, मोनार्क है। वो ये दर्शाते हैं कि आने वाले दिनों में, उस समय की जो कहानी थी राजा रजवाड़ा की, हर एक देश का राजा था, हर एक राज्य, छोटे छोटे राज्य का राजा था, छोटे से गांव का राजा था, शहर का राजा था। तो वो राजा की ही सब दुनिया चल रही थी हर एक जगह पर। तो उन्होंने ये बताया है कि आने वाले दिनों में राजाशाही जो है खत्म हो जाएगी, और लोग ये मोनार्की तोड़ के, मतलब उसको रोनते हुए आगे बढ़ते हैं। यही इसमें आगे जो फूटे फूटे दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर समझना यही है कि मैं, देखो इसमें मेरा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है,
ये जो पेंटिंग में जो उन्होंने 1848 में जो उनका मेन नजरिया था, वही नजरिया मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा खुद का जेब से, मेरे दिल से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। जो पेंटिंग में उन्होंने समझाया था वही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर यह समझना है कि जो छोटे छोटे देश, अगर इसमें उस टाइम होता था क्या कि आज एक राजा का राज्य चल रहा है, लोग रात को सो गए, रात को किसी दूसरे राजा ने हमला कर दिया, तो जब प्रजा उसकी सुबह उठेगी तो सोचे कि भाई ये राजा अपना बदल गया, वो राजा को मार गया और दूसरा नया राजा ने हमारे शहर, अपने गांव पे कब्जा कर लिया, अब ये हमारा राजा ये हो गया। अब उस समय दिक्कत ये भी थी, जो राजा नया आया उसको उन लोगों की भाषा ही नहीं समझ में आती थी, और प्रजा राजा की भाषा समझते नहीं थे और राजा प्रजा की भाषा समझते नहीं थे, और इस टाइप का लैंग्वेज प्रॉब्लम भी उस समय चल रहा है। तो ये सब का और दूसरा, हर एक की करेंसी अलग अलग थी, कोई करेंसी किसी और का, किसी के और का, कोई कुछ अलग अलग करेंसी चल रही थी। तो ये सब का निचोड़ यही था कि सब अपने अपना राष्ट्र ध्वज, अपना अपना समूह को एक देश में कन्वर्ट कर ले और अपनी मानवता की, और क्योंकि उस समय लोग अपना 3 चीज में ही पूरा हो जाता था उनका कि भाई सेफ्टी, सिक्योरिटी और भूख प्यास। उसमें लोगों का आगे वो सोच ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो आगे कब सोचेंगे जब ये चीज पूरी हो जाएगी, बेसिक नीड पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज ये दर्शाती है कि मोनार्की, राजाशाही भी खत्म हो गई है। ये 1848 में, जहाँ उस समय कोई देश नहीं बना था, सिर्फ 2 ही देश बने थे, यूएसए और स्विट्जरलैंड। तो सोचो कि उसकी परिकल्पना कितनी बढ़िया तरीके से होगी। और आज की तारीख में बहुत से लोगों को राजाशाही अपने परिवारवाद में चल रहे हैं कि मेरे परिवार से ही कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आगे बढ़ता रहे, उसी में से कोई ना कोई प्रधान बने, उसी में से कोई बने। तो यहाँ पर ये बताता है कि भाई आपकी राजाशाही नहीं चलने वाली। 1848 में ही आदमी ने बता दिया था कि राजाशाही से लोगों का भला होने वाला नहीं है। और लोग अभी क्या करें कि इतनी 21वीं सदी आ गए और वही उनको 1700-1200 ईस्वी सदी में सबको ले जाना है, तो पॉसिबल ही नहीं है। आज इंटरनेट का जमाना आ गया, फास्ट जमाना आ गया, 5G से 6G हम तरफ जा रहे हैं, और हम अपना सेल्फ का क्या बोलते हैं, लालच के लिए और पूरे देश को जोखिम में डाल रहे हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी से विनती है कि अपनी राष्ट्रीयता जगाओ। अभी यहाँ पर जो राष्ट्रध्वज क्या बता रहा है, बच्चों को क्या सिखाना है, बच्चों को माँ बाप, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सोसाइटी, सबको ये सिखाना है कि हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा है, उसका सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रगीत बजे तब खड़े रहकर उसका सम्मान करना चाहिए और राष्ट्रगीत को वैल्यू करना चाहिए। जब हमारा देश का कोई खिलाड़ी जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाता है और जब हमारा तिरंगा ऊंचा खड़ा करता है, तब हमारी एक प्राउड फीलिंग ऐसी आती है। और हम उस समय क्या बोलते हैं, भाई हमारा भारत को गोल्ड मेडल मिला। भारत, वहां पर कोई सिंगल आदमी का उसका कोई नजरिया नहीं होता है, वहां पर होता है भारत। तो यहाँ पर मेरी भी बात यही है कि इस पेंटिंग को आपके हर एक के घर में लगाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि सत्य क्या है और इसमें सबकी भलाई है। और आज की तारीख में जो लोग, जैसे कि मैंने उस समय बताया आगे के 5 सिद्धांत में, कि जिसने 3 चीज कंप्लीट कर लिया, कपड़े, रोटी, कपड़ा, मकान, फिर लव और बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम में आ गए। अब ये लोग जो है अब्बजों में, मतलब जो 1% जो अब्बजों में खेलते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेंटिंग को देखिए कि मानव का कल्याण करने के लिए उनको आगे बढ़ना चाहिए। पर वो जो 1% है, वो मानव को नुकसान पहुंचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। वो अपना वजूद बचाने, अपना अस्तित्व टिकाने के लिए कोई मानव जात को नुकसान दे रहे हैं। तब मेरी हाथ जोड़ के सबको विनती है कि भाई साहब, ये सब मानव रहेंगे तो आपको कोई सम्मान करेगा, ये मानव रहेंगे तो आपको कोई वैल्यू करेगा। अगर ये मानव ही नहीं रहेंगे तो आपकी वैल्यू करने वाला कौन है, वो तो सोचो। सेकंड, आपका आत्मा, जब आप
आपको ये लगता है कि मैं अभी पृथ्वी का राजा हूँ, मैं पृथ्वी का सब कुछ हूँ, सर्वेसर्वा हूँ, मेरे पास इतने अब्बजों रुपये, इतने में इस देश का मैं बहुत पावरफुल व्यक्ति हूँ, और उससे दादागिरी करके पूरे दुनिया में आप दादागिरी कर लेते हो, कोई बात नहीं, कर सकते हो। पर आपका जो आत्मा है, आपका जो मनुष्यपना है, वहां पर तो आप भी तो कहीं अमर पट्टा लिखा के तो नहीं आए हो ना। आपके भी कहीं ना कहीं कितनी पीढ़ी आगे पीछे चली जाएगी, कोई आपकी पीढ़ी में ऐसा आदमी आ जाएगा जो आपने इतना सारा खड़ा किया है, वो एक ही हाथ में डूब के चला जाएगा। और आप जिसके लिए इकट्ठा कर रहे हो, जिसके लिए लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो मेरी हाथ जोड़ की विनती है, आपके परिवार में कोई ऐसा आदमी आ जाएगा जो आपने जो भी मेहनत से लोगों को छीना झपटी से, लोगों को नुकसान पहुंचा के जो भी इकट्ठा किया है, उसको सफाई होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। वो ऐसा आदमी आपके परिवार में जन्म लेगा जो पूरा आपने जो भी गलत कार्य करके कमाया है वो बहुत आसानी से चला जाएगा। इसलिए कुदरत के नियम कानून से चलो और मानवता के लिए कार्य करो। मानव को अच्छा खाना मिले, अच्छा अनाज मिले, अच्छा पानी मिले, इसके लिए काम करना है। आपके पास इतना सारा पैसा है तो अच्छे के लिए भला करो ना। हमारे भारतीयों में अगर कोई बड़ा सेठ अपने गांव को दान करता है तो वहां पर उस सेठ की बैंक बैलेंस में फर्क पड़ता है। अगर उसके सेठ के पास 5 करोड़ का भंडोर है और वो गांव को 1 करोड़ रुपया देता है ना, तो दूसरे मंथ में या दूसरे साल में उसको 1 करोड़ कम दिखाई देंगे। मगर आप देखोगे कि बड़े देश के जो पति है, करोड़पति है, तो किसी देश को डोनेशन करते हैं, फिर भी बताते हैं कि 80% इसने डोनेट कर दिया, 90% इसने डोनेट कर दिया, मगर दूसरे साल वही आदमी फॉर्ब्स में 1 से 5 में खड़ा होगा। तो जब मैं यही उंगली पे गिनता रहता हूँ, इसने तो 80% दान दे दिया था, तो दूसरे साल वो 1 से 5 फॉर्ब्स में कैसे आ गया? इसने ऐसा तो कौन सा दान दे दिया कि वो भगवान ने तुरंत उसको इतना ऊपर लेवल ले गया। तब उसकी तह में जाके समझ में आया कि भाई ये जो डोनेशन करता है वो देश को ये बताता है कि भाई देखो, मैं डोनेट तो कब करता हूँ, मगर ये जो सॉल्यूशन है, इसका जो दवाई वगैरह खरीदना है या कुछ जो भी इसका सॉल्यूशन वो देता है, मुझे कोई पर्टिकुलर नहीं बोलता हूँ मैं, तो वो चीज आपको पर्टिकुलर कंपनी से खरीदना है। अब मान लो कि वो आदमी डोनेशन किया 50 लाख का, वहां से बिजनेस कर जाता है 5 10, उसके पास तो चला गया, उसमें वो तो न्यूज़पेपर में आ गया कि भाई इसने इतना डोनेशन किया, इतना बड़ा डोनेशन किया, इसकी वाहवाही हो गई। तो ठीक भाई, आपको कौन बोल रहा है डोनेशन करने के लिए? आप क्यों डोनेशन कर रहे हो? आप कौन आपको बोले भाई आप ऐसे ही आपको सब वैल्यू कर रहे हैं? आप सबको पता है कि आप बहुत करोड़पति हो, अब्बजोपति हो, करोड़ में खेलने वाले हो, पर मेहरबानी करके समाज का, मानव का नुकसान करके आपका फायदा मत सोचो। सेल्फ रिस्पेक्ट हो, खुद को रात को सोते वक्त सोचो कि आज मैंने अच्छा काम क्या किया। आज की तारीख में खाने के लिए लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, जानबूझ के खेती को नुकसान पहुंचाया जाता है, जानबूझ के खाना उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, जानबूझ के पानी को नुकसान पहुंचाया जाता है। ये किस लिए कर रहे हो? सेल्फ रिस्पेक्ट लाओ भाई। ये 5 आपके ही लोगों ने सिद्धांत बताए हैं, उस सिद्धांत को पहचानो। और यहाँ जो पेंटिंग लिखा है उस पेंटिंग को पहचानो कि उसने 1848 में क्या था कि उस समय सिर्फ 2 ही देश बने थे, कोई देश बना था नहीं। फिर भी वो आदमी के दिमाग में ये विचार आया कि आगे जाके ऐसा हो सकता है, और वही हो सकता है वाला वो जीवन में हो गया, और आज हम की तारीख में हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। और ये यहाँ पर देख लो कि राजाओं के ताज, सोना के मुकुट, चांदी के मुकुट, ये इनकी हालत क्या हो गई। रोज लोग उसको रोनते हुए आगे निकल गए। तो अब वापस क्यों राजा सही लाने चाहते हो? किस लिए अपने परिवार को ये करना चाहते हो? और जब हमारा देश का इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे देश के लिए आगे बढ़ने के लिए, हमारे देश की तरक्की के लिए सोचना चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। और क्योंकि हमारी सोच ही नहीं है, हमको सिखाया ही नहीं गया सेल्फ रिस्पेक्ट और राष्ट्रीयता क्या होती है। हमारे नहीं उसमें
किताबें में कहीं, पढ़ाई में नहीं, तो जो जो जिसमें जो संप्रदाय या कुछ भी बोल दो, तो उसमें आपको आता ही नहीं है, तो होगा क्या? वो राष्ट्रीयता आएगी ही नहीं। वो पर्टिकुलर चीज पे ही वो आदमी टिका रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपने बच्चों को राष्ट्रीयता का सिखाना चाहिए, उनको 15वीं अगस्त का बताना चाहिए, 26वीं जनवरी को बताना चाहिए, हमारे क्रांतिवीरों के बारे में बताना चाहिए, उनको कैसे आज़ादी मिली वो बताना चाहिए, हमको कितने महंगी जैसे लोग क्रांतिवीर सुभाष चंद्र बोस है, शहीद भगत सिंह है, लाजपत राय है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, वीर सावरकर है, महाराणा प्रताप है, गुरु गोविंद सिंह जी है, ऐसे कई, आप रानी लक्ष्मीबाई है, आप कितने को नाम लोगे? हर एक ने अपने जीवन में बेस्ट अपने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद करने में मदद किया है, और आप इस आजादी को ऐसे ही गवा देते हो, ऐसे ही फेंक देते हो। तो अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे देश में एकता और बंधुत्व की भावना ना चाहिए, मानवता के लिए कल्याणकारी कार्य होना चाहिए। यही मेरी सबसे विनती हो कि ये मैं पॉइंट टॉपिक यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ। जय धन्वंतरी। जय धन्वंतरी, जय धन्वंतरी। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब आभार डॉक्टर राजेश भाई त्रिवेदी साहब ने आज मानवता का सिद्धांत के बारे में हमें जानकारी दी, संस्कार सिंचन के बारे में जानकारी दी, सेल्फ एस्टीम के बारे में जानकारी दी, आत्मबोध, खुद को समझना, उसके बारे में भी जानकारी दी, राष्ट्र भावना कैसे जागृत हो, राष्ट्र भावना कैसे बनाए रखे, उसके बारे में भी जानकारी दी। खूब खूब धन्यवाद। अब त्रिपाठी साहब से अनुरोध है कि वो 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रिया साहब। राजू भाई का भी, डॉक्टर राजू भाई का भी धन्यवाद करूंगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक उन्होंने लिया। ये जो मैस्लोज थियरी है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बहुत इम्पोर्टेंट थियरी है। ऐसी कुछ गिनी चुनी थियरीज हैं जो कि मानव प्रबंधन में काफी महत्व रखती हैं, मादा रखती हैं। जब भी इंसान के साथ डील करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी, ये सब चीजें आती हैं। और इसी तरीके की कुछ थियरीज और भी हैं, जैसे जोहारी विंडो है, साइकोमेट्रिक कई सारे टूल्स हैं। तो ये सारी चीजें हैं। सर ने बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की, किस तरीके से समाज का ताना बाना है, और कुछ एक पिक्चर्स दिखा के सर ने जो है जो राजाशाही खत्म हुई और किस तरीके से जनपद की तरफ या गणतंत्र की तरफ विविध देश 1848 के बाद बढ़े हैं, उसके बारे में भी बताया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वो भारत को या भारत के देशवासियों को इस तरह प्रेरित करना चाहते हैं। अच्छी बात है। कहीं कहीं ऐसा लगा कि उनका जो चिंतन है वो इस तरफ भी इंगित कर रहा है कि इस तरीके की चेतना भारत में क्यों नहीं है। ये शायद उनका आंतरिक विचार है। अपने मौलिक विचार अलग अलग हो सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो आज से 2500 वर्ष पूर्व 16 जनपद थे, और जो 16 शहर कहे जाते हैं 16 जनपदों के नाम पे, अवंती है, वाराणसी है, मगध है, ये सब अलग अलग 16 जनपद हुआ करते थे, जो कि बाद में बड़े बड़े साम्राज्य भी बने। तो चूंकि भारतीय सभ्यता कहीं ना कहीं जो उनका ये चिंतन है कि भाई हम लोग अपनी सभ्यता से इस तरीके से परिचित नहीं है, तो कई सारे लोग नहीं भी हैं, सही बात है। लेकिन जो लोग परिचित हैं तो उनको ये लगेगा कि भाई
ये तो कहीं ना कहीं प्रेरणा या उत्प्रेरणा वो पाश्चात्य की तरफ से ही ले रहे हैं। हालांकि ये सारी चीजें इससे ज्यादा सूक्ष्म और इससे ज्यादा विस्तृत दोनों तौर पे हमारे ग्रंथों में उपलब्ध हैं। बाकी सारी चीजों पे ज्यादा ना बोलते हुए मैं इसको इस तरफ ले जाना चाहूंगा कि ये जो वेरियस नीड्स हैं ह्यूमन की, जैसे एक तो ये है कि 70% ऑफ द पब्लिक जो बिलो 3 नीड्स हैं उससे ऊपर कभी उठ नहीं पाती है। क्योंकि क्या होता है कि आज आप देखिए, अगर 140 करोड़ लगभग भारत में लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास 90% रिसोर्सेस हैं और 90% ऐसे लोग हैं जिनके पास 10% रिसोर्सेस हैं। तो बट ऑब्वियस है कि उनके लिए पहली नीड ही सेटिस्फाई करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर 1 महीने घर पे बैठना पड़े तो अपना परिवार चलाना, पेट पालना, कपड़े इकट्ठा करना, जो बेसिक नीड्स हैं वो कंप्लीट कर पाना, फुलफिल कर पाना अत्यंत कठिन है। उसके बाद की जो नीड है वो डॉक्टर साहब से निवेदन है, जरा बताएंगे तो मैं बताता हूँ, अदरवाइज मैं एक शेयर कर सिक्योरिटी की। हाँ, तो सिक्योरिटी की नीड है, तो सिक्योरिटी अलग अलग तरीके की हो सकती है। जस्ट अ सेकंड। हमारा कमाना हो गया, हमारा रहना आ गया, एम्प्लॉयमेंट आ गया, तो इसमें ही आ गया। जस्ट अ सेकंड सर, आप ही की चीज को मैं शेयर करूंगा। मेरी स्क्रीन दिख रही आप लोग? हाँ, दिख रही है। ओके, जस्ट अ सेकंड। अभी दिख रहा है? हाँ जी। ओके, सेफ्टी नीड में पर्सनल सिक्योरिटी की बात होती है, एम्प्लॉयमेंट की बात होती है। आज जो हम जी रहे हैं, कल को कैसे बेहतर बना सकें, उसके लिए हेल्थ है, प्रॉपर्टी है, बाकी सारी चीजें हैं। और तीसरी जो नीड है वो लव और बिलोंगिंगनेस है। अगर देखा जाए तो वृद्धावस्था में आजकल कितने वृद्धाश्रम खुल गए हैं और कहीं ना कहीं लव और बिलोंगिंगनेस की कमी के कारण कितनी सारी मानसिक विकृतियां, एकाकीपन, और इसके कारण जिस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे थे, कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा रहता है। और आजकल तो नई एज में भी जनरेशन गैप के कारण, पहले की सिचुएशन में क्या था कि जनरेशन भले दूसरी हो, एक तो जनरेशन गैप बहुत छोटा होता था, 15-15 साल की जनरेशन हुआ करती थी, क्योंकि जल्दी शादियां हो जाती थी, जल्दी दूसरी जनरेशन आ जाती थी और ऑलमोस्ट एक जैसी ही उम्र हुआ करती थी। बाप और बेटे में इतना फर्क नहीं होता था और चीजों को लोग समझते थे, एडजस्टेबिलिटी ज्यादा थी, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा थी, रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए ज्यादा थी। भारतीय समाज की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं इसी बात पे बात कर रहा हूँ। आज की स्थिति में जो मटेरियलिज्म है उसके कारण ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, जैसे फैमिली भी थी तो भाई बड़ी फैमिली थी, आज न्यूक्लियर फैमिलीज, चूंकि न्यूक्लियर फैमिलीज भी क्यों आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकल नीड्स के कारण आ रही हैं। एक जगह पे आपको उतने रिसोर्सेज नहीं मिल रहे तो यू विल हैव टू स्कैटर आउट। ब्रेन ड्रेन भी जो है वो कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकल नीड्स के कारण हो रहा है या मटेरियलिस्टिक नीड्स के कारण हो रहा है। अच्छा, एस्टीम की बात करते हैं, तो एस्टीम में जो है अल्टीमेटली ये एक तरीके से अगर आप देखें ना, तो एक मनुष्य के मानसिक चिंतन का और विकास का क्रमिक विकास है। तो एस्टीम जो है, जैसे थोड़ा अचीव किया तो
और उत्प्रेरणा मिलती कि मैं कुछ और बेटर करूं, राइट। मुझे रिकॉग्नाइज करे, कोई मॉनिटर बनाए, कुछ और करे, कुछ और करे, राइट। सोशल एक ओहदा हो, ये सारी चीजें। जब ये सब चीजें आप पहले की 3 नीड्स कंप्लीट कर लेते हो ना, और आपको स्टेबिलिटी रहती है हर तरीके से कि बॉस चलो, physically I am secure, I am healthy, I am having a well-being status because of my financial resources. उसके बाद ये होता है कि चलो मैं समाज के लिए कुछ करूं, कुछ और अचीव करने की कोशिश करूं, और उसके बाद परम ब्रह्म की तरफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो 100% पोटेंशियल है उसको हार्नेस करने की कोशिश, विविध विविध विषयों पे, विविध विविध चीजों पे विचारों को रखने और समझने की कोशिश। तो ये चीजें हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो बात चल रही थी अपने, साहब जो शेयर कर रहे थे, वो फोटोग्राफ की बात चल रही थी, जस्ट अ सेकेंड। तो उसमें कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा, मेरे विचार उनसे अलग हैं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, मतलब हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का एज वेल एज वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो मुझे हो गया कि जी सर, और भी जानने का मौका मिल गया हमको। जी सर, आपकी तरफ से और भी हमको जानने का मौका मिल गया। हाँ हाँ, वो तो सर देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं और एक दूसरे को एनरिच करने की कोशिश करेंगे। तो ये यूरोपीय देशों का और अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, कनाडा को हम लोग यूरोपीय देश ही मानते हैं। कहीं ना कहीं वहीं से टूट के उनकी जनसंख्या वहां पे जाके एक नया देश बसाई है, और उनकी मानसिकता 100% वही रही है। ठीक है। 1848 का जो ये पिक्चर है, जिसने भी बनाया है, उन्होंने जिस तरीके से, मेरे लिए मतलब जिसने बनाया वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थॉट प्रोसेस इम्पोर्टेंट है, तो उसकी अपन बात करते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं पीछे पृष्ठभूमि में धर्म को लेके राजदंड का जो बिखराव है, बढ़िया बढ़िया, वो धर्म संगत है।